नमस्ते दोस्तों। अभी हम बात कर रहे थे सेफ्टी इन इंजीनियरिंग की, जिसमें हमने प्लांट लेआउट, प्लांट डिजाइन, हाउसकीपिंग, 5S लेवल, न्यू मशीनरीज की चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए उसके रिलेटेड बात की। अभी इसमें और एक पॉइंट होता है मेंटेनेंस का। तो जैसे हमने बॉयलर इक्विपमेंट के बारे में भी बात की थी, या फिर कोई भी इक्विपमेंट हो या कोई भी मशीनरीज हो, तो आपको रेगुलरली मेंटेनेंस करना होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस हो या फिर चाहे वो मैकेनिकल मेंटेनेंस हो। तो इसमें मेंटेनेंस में बहुत सारी चीजें आ सकती है, जैसे कि नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस हो सकता है, या फिर आपको कुछ पार्ट सब्स्टिट्यूट करना पड़ते हैं, या फिर कहीं पे क्लीनिंग करना पड़ती है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे मेंटेनेंस के अंडर आ सकती है। अगर हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो मेंटेनेंस में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, अलग अलग क्लासेस है। जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की। तो ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये वर्डिंग से ही आपको पता चलता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो नॉर्मली हम हमारी हेल्थ के बारे में जब डॉक्टर्स कहते हैं तो वो भी यही सलाह देते हैं कि ट्रीटमेंट को जाने से पहले, या फिर अगर आप बॉडी को क्योर करने के पहले अगर आप प्रिवेंशन लेंगे तो वो बात अच्छी होगी। यानी कि आपको मेडिसिन या फिर जो टैबलेट्स या सिरप्स है या फिर हॉस्पिटलाइजेशन या और कोई ट्रीटमेंट जो है, वो ट्रीटमेंट की जगह अगर आप कुछ रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर डाइट्स लेते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको ट्रीटमेंट की शायद जरूरत नहीं होगी। तो ये एक सिंपल सा तरीका है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस समझाने का। तो यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रीज में अलग अलग ऑपरेशंस होंगे, अलग अलग प्रोसेसेस होंगे, अलग अलग यूनिट ऑपरेशंस या यूनिट प्रोसेस हो सकते हैं, तो उसमें बहुत सारी जगह यहाँ पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आ सकता है। अगर आपने प्लानिंग ठीक तरह से, क्योंकि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम प्रिवेंशन के बेसिस पे ले रहे हैं, तो आपको ठीक तरह से उसका प्लानिंग करना होगा। तो अगर प्लानिंग आप ठीक तरह से करेंगे तो यहाँ पर आप ओवरऑल जो मेंटेनेंस में जो कॉस्टिंग जाता है, जिसको हम रिएक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं या फिर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहते हैं, तो ये अलग अलग जो मेंटेनेंस आपको करना पड़ते हैं, तो उसकी वजह से जैसे कि अब अगर कोई पंप फेलियर हो जाता है, या फिर कोई मोटर फेलियर हो जाती है, या फिर कोई शाफ्ट फेल हो जाता है, या फिर कोई इक्विपमेंट या बॉयलर जैसे इक्विपमेंट्स फेल हो जाते हैं, तो ये फेलियर जब होता है तो उसके बाद में जो मेंटेनेंस आता है तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम करता है, कॉस्ट भी उसकी वजह से हायर साइड में जाती है, और ओवरऑल हेल्थ और सेफ्टी के बारे में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये डिपेंड्स है कि एग्जैक्टली मेंटेनेंस का टाइप क्या है और उसके लिए कितना टाइम लगेगा, और उसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस आपको अप्लाई करनी होती है। तो अगर आपको कॉस्ट सेव करना है, एरर्स रिड्यूस करना है, हेल्थ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आपको ओवरऑल एनवायरनमेंट मेंटेन रखना है, तो आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए जाना होगा। तो ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बहुत ज्यादा रिलायबल है एज कंपेयर टू रिएक्टिव मेंटेनेंस या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, ऑनलाइन मेंटेनेंस, बहुत सारे जो अलग अलग मेंटेनेंस के टाइप है उससे अच्छा। तो ये क्लियरली एक डेटा बताता है कि अगर आपके यहाँ पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अच्छी तरह से प्लान किया है, एग्जीक्यूट किया है, और आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पर आपके जो इंसिडेंट रेट है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जितना करेंगे तो वहां पर एरर्स, मिस्टेक्स या फिर जो एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट्स है उसका रेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है, उसका नंबर जो है कम होने वाला है। तो अगर ओवरऑल सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, सेफ्टी प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, आपका जो की परफॉर्मेंस इंडेक्स होगा वो सेफ्टी परफॉर्मेंस आपका इंप्रूव करेगा अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान करेंगे। तो इन केस अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एग्जीक्यूट अच्छी तरह से नहीं कर रहे या फिर प्लान अच्छी तरह से नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट तक आपको कुछ ना कुछ मेंटेनेंस रेगुलरली करना होगा। जैसे कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, यानी कि अगर ये पर्टिकुलर रोटामीटर ब्रेक हो गया तो आपको दूसरा रोटामीटर वहां पे रिप्लेस करना है, तो आपका टाइम कंज्यूम होगा, कॉस्ट भी होगी, और जो भी मैन पावर इन्वॉल्वमेंट है वो भी होगी। तो ये सडन होने वाले इश्यूज है कि आपको यहाँ पे कंपलसरी उसको अभी रिप्लेस ही करना है, नहीं तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स है या फिर वॉल्स है, फिटिंग्स है, जहां पर ये अलग अलग मेंटेनेंस की जरूरत होती है। तो रेगुलर बेसिस पे आप करेंगे तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये एक रिलायबल तरीका होगा, जिसकी वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं।
तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये क्लियरली शेड्यूल्ड मेंटेनेंस है, प्लान्ड मेंटेनेंस है, और जिसका क्लियर कट इंटेंशन है कि ओवरऑल जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है या जो फेलियर्स है उसको मिनिमाइज करना है। और ये अगर इक्विपमेंट्स या फिर जो भी आप एक्टिविटीज करने वाले अगर वो रिड्यूस करनी है, फेलियर उसका रिड्यूस करना है, तो आपको एक पर्टिकुलर प्लानिंग करना होगा आपके इंडस्ट्री के हिसाब से। जैसे कि अगर हम एक पर्टिकुलर केमिकल इंडस्ट्रीज लेते हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल, फिर उसका जो पंप है, फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप, उसकी पाइपलाइंस, फिर रिएक्टर 1, रिएक्टर 2, या फिर डिस्टिलेशन कॉलम या एब्जॉर्प्शन कॉलम या एक्सट्रैक्शन कॉलम, फिर उसके बाद में और सारे बहुत सारे ड्राइंग के इक्विपमेंट्स या फिर जो भी बहुत सारे रिलेटेड इक्विपमेंट्स वहां पे हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रोसेस हो सकती है। उसी तरह बाकी के अगर दूसरे कोई आप एग्जाम्पल लेंगे तो उनके हिसाब से शायद अगर स्मॉल स्केल या मिडिल स्केल इंडस्ट्रीज होगी तो उस हिसाब से इक्विपमेंट्स आपको वहां पर चेक करनी होगी। तो जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, तो लार्ज स्केल अगर कंपनी है या फिर जहां पर हमेशा करोजन का इश्यू आता है या फिर फेलियर इक्विपमेंट्स का इश्यू आता है, तो आपको रेगुलरली ये कंपोनेंट्स इंस्पेक्शन यहाँ पे करने होंगे, रिप्लेस करने होंगे ब्रेकडाउन होने के पहले। तो यही मेन है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की वजह से आपकी जो लायबिलिटी है वो बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आप डिवाइड करके वो भी बढ़ा सकते हैं, और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। और जो सेफ्टी की बातें हमने की है कि अगर कोई कंपोनेंट फेलियर होने के पहले ही हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं और उसका लाइफ स्पैन आपको मालूम है, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं उसकी वजह से अगर उसका लाइफ रिड्यूस हो चुका है, तो वो अगर कंपोनेंट को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर इंसिडेंट के चांसेस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो आपका जो सेफ्टी परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की वजह से बढ़ जाएगा। तो अगर जैसे हमने बात की थी कि मेंटेनेंस में आप ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और दूसरा है करेक्टिव मेंटेनेंस। अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ठीक से नहीं कर पाते हैं और उसके बाद में भी अगर फेलियर आता है तो वो करेक्टिव मेंटेनेंस बन जाते हैं, यानी कि आपको करेक्शन करना है, रिप्लेसमेंट करना है, रिपेयर करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, चेंज करना है, जो भी है वो रेक्टिफाई करना है या करेक्ट करना है। तो उसमें भी ये इमरजेंसी मेंटेनेंस हो सकता है या फिर डेफर्ड करेक्टिव मेंटेनेंस हो सकता है। लेकिन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में अगर आप देखेंगे तो ये टाइम बेस्ड एक्टिविटी होती है। जैसे कि अगर कुछ इक्विपमेंट्स के लिए शायद आपको साल में से 1 या 2 बार ही काम करना है, शायद कुछ इक्विपमेंट्स के लिए आपको डेली बेसिस पे आपको चेक करना है, तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग इक्विपमेंट्स के लिए अलग प्रोसेस एक्टिविटीज के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम बाउंडेड एक्टिविटी दी जाती है। अगर जहां पे आपको लगता है कि फेलियर के चांसेस है या फेलियर हो चुका है, तो उसके बेसिस पे भी आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकते हैं। कई जगह कंडीशन बेसिस पे होता है, जहां पर अभी रूटीन टेम्परेचर या प्रेशर फ्लो रेट कंडीशन अलग होगी, लेकिन अभी चेंज हो चुकी है या फिर कैपेसिटी चेंज हो चुकी है या फिर किस सिचुएशन की वजह से कुछ वेदर पैरामीटर्स भी चेंज हो गए, तो कंडीशन बेसिस पे भी यहाँ पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना आपको जरूरी होता है। कुछ जगह प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं, यानी कि आपको कुछ प्रिडिक्शन मालूम होते हैं। जैसे कुछ लोगों को सिर्फ नॉइज से या साउंड से ही पता चलता है कि इस इक्विपमेंट में, इस मशीनरीज में क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है और ये उसका प्रॉब्लम का एंड ये हो सकता है। तो वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि अगर कुछ घंटे या अगर ये मशीनरी ऐसे ही चलेगी तो इसमें क्या फेलियर हो सकता है या फिर एक्सीडेंट या इंसिडेंट के चांसेस क्या बन जाते हैं। तो ये प्रिडिक्शन के बेसिस पे भी आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकते हैं। कहीं जगह आपको लगता है अगर ये न्यू मशीनरीज है या फिर आपने मशीनरीज को मॉडिफाई किया है या फिर आपने एसओपीज को मॉडिफाई किया है या फिर एक्टिविटीज को आपने कुछ चेंज किया है, तो शायद वहां पे रिस्क लेवल हायर साइड को जा सकते हैं। तो उसके बेसिस पर भी आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर पाते हैं। तो ये अलग अलग एलिमेंट्स है जिसके बेसिस पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पॉसिबल है। अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने के बावजूद या फिर आपके पास प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का प्रोग्राम ठीक नहीं है या फिर एग्जीक्यूशन ठीक नहीं है, तो फिर गारंटेड आपको करेक्टिव मेंटेनेंस के लिए कुछ ना कुछ टाइम के बाद जाना ही होगा। तो यहाँ पर कुछ रीजंस है या फिर नीड क्या है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए। तो आपको ऑटोमेशन यहाँ पर आप करना चाहते हैं तब भी आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने की जरूरत हो सकती है, या फिर आपका जो प्रोडक्शन लॉस है वो अगर आपको मिनिमाइज करना है, या फिर आपकी क्वालिटी आपकी बढ़ानी है आपको,
या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जस्ट इन टाइम आपको फॉलो करना है, या फिर जो भी पर्टिकुलर एक्टिविटीज होंगी या ओवरऑल एनवायरनमेंट होगा उसको ठीक तरह से ऑर्गेनाइज करना है और प्लान करना है, तब भी आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए जा सकते हैं। तो अलग अलग रीजंस यहाँ पे हो सकते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के। अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं तो उसके ये अलग अलग एडवांटेजेस है, जैसे कि ये प्रोडक्शन डाउन टाइम यहाँ पे रिड्यूस करेगा, या फिर जो मशीनरीज का ब्रेकडाउन के चांसेस है, या फिर जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगी। यहाँ पे जो अलग अलग एसेट्स हो सकते हैं, या फिर जो ओवरऑल एसेट्स या मशीनरीज की जो लाइफ है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से वो हायर टाइम के लिए यहाँ पर काम कर सकते हैं। जो भी अलग अलग मशीनरीज की रिप्लेसमेंट होती है, जिसको हम प्री मैच्योर रिप्लेसमेंट कहते हैं, कि उसका 1 साल का यहाँ पे आप प्रिडिक्शन करते हैं, लेकिन 9 महीने के या 10 महीने के बाद ही उसको अगर रिप्लेस करना की जरूरत होती है, तो वो भी यहाँ पे रिड्यूस हो सकते हैं अगर आप रेगुलरली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर पाते हैं। उसके अलावा जो रूटीन रिपेयर्स होते हैं वो मीडियम टाइम हो जाते हैं, और जो फिर लार्ज स्केल रिपेयर्स है उसके लिए थोड़ा आपको टाइम देना होगा। लेकिन पीरियोडिक इंस्पेक्शन की वजह से यहाँ पर जो फेल्यूर के चांसेस है वो गारंटेड बहुत सारे रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसिडेंट और एक्सीडेंट के जो चांसेस है वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। उसके अलावा जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो यहाँ पे मिनिमाइज हो जाती है, क्योंकि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में या फिर करेक्टिव मेंटेनेंस में आपकी कॉस्टिंग जो है वो हायर साइड में चली जाती है। और जो इमरजेंसी मेंटेनेंस होता है उसकी वजह से शायद आपको कई बार प्रोसेस को स्टॉप करना पड़ता है, या फिर कई बार पर्टिकुलर इक्विपमेंट को स्टॉप करना पड़ता है, और इसकी वजह से भी यहाँ पर मटेरियल लॉस भी होता है, टाइम लॉस भी होता है। और अच्छे क्वालिटी अगर आपको चाहिए प्रोडक्ट्स में, तो रेगुलर इंस्पेक्शन, रेगुलर सुपरविजन, रेगुलर रिपेयरिंग, रेगुलर सब्स्टिट्यूशन, ये अगर आप ठीक तरह से कर पाएंगे तो जो भी आपने डिजाइन बेस्ड पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं उसके बेसिस पे क्वालिटी भी अच्छी आ सकती है। तो ओवरऑल सेफ्टी इंप्रूवमेंट, ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर ये जो सक्सेसफुल पीएम सिस्टम्स के लिए आपको शेड्यूलिंग ठीक तरह से करना होगा और एग्जीक्यूशन अच्छी तरह से करना होगा, ये मेन 2 कीवर्ड्स हैं। तो आपको प्लानिंग आपके इंडस्ट्री के हिसाब से करनी होगी अच्छी तरह से, और उसका एग्जीक्यूशन भी आपको अच्छी तरह से करना होगा, तभी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सक्सेसफुल हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का फोकस जो है, तो ये बेसिकली रेगुलर इंस्पेक्शन और सुपरविजन की वजह से क्लीनिंग भी हो जाता है। लुब्रिकेशंस जहां पे नीड होती है, जैसे कि हम ऑयल प्रोवाइड करते हैं, ग्रीसेस प्रोवाइड करते हैं, या फिर और कोई प्रोविजंस यहाँ पे हो सकते हैं, और जो डिफिशियंसीज है उसको इजीली हम करेक्ट कर पाते हैं। तो ये मेन बेसिकली इंस्पेक्शन थ्रू, सुपरविजन थ्रू ओवरऑल हो सकता है। और कहीं जगह जहां पर टेस्टिंग की जरूरत होती है तो वो टेस्टिंग भी हम इजीली कर पाते हैं, और फिर उसके बेसिस पे आपका जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस या करेक्टिव मेंटेनेंस के चांसेस होते हैं वो हम रिड्यूस करते हैं। फिर जो प्लान मेंटेनेंस जिसको हम कह रहे हैं, तो ये मेंटेनेंस का एक पर्टिकुलर पॉलिसी होना चाहिए। जो भी पॉलिसी हमने डिसाइड किया है उस हिसाब से प्लानिंग करना चाहिए एडवांस में, और उसके बाद में फिर जो भी आपको अरेंजमेंट की जरूरत है, जो भी मटेरियल की जरूरत है, मैन पावर की जरूरत है, वो आपने ठीक तरह से करनी चाहिए। और उसके बाद में आपको जो भी रिकॉर्ड्स आपके पास अवेलेबल है कि ये मशीनरी कुछ साल के बाद खराब हो जाती है, या फिर ये टूल या फिर ये पर्टिकुलर जो लाइन है ये कुछ महीनों के बाद ये प्रॉब्लम आता है, तो ये बहुत सारा रिकॉर्ड्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो वो रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे रेफर करना है, जिसके बेसिस पे भी कुछ आप प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर कुछ अलग अलग स्टेप्स है प्लान या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंडर। तो ये प्लान मेंटेनेंस के हमने कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे बताए, जैसे कि प्लांट अवेलेबिलिटी ग्रेटर हो जाती है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, या फिर जो आउटपुट लेवल है वो हायर साइड में जाता है, यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, जो भी यहाँ पे सर्विसिंग है या फिर जो एडजस्टमेंट्स है यहाँ पे ओवरलुक नहीं होगी। तो जहां पर सर्विस की जरूरत होती है तो इमीडिएटली आप वहां पे सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत है एरर्स की वजह से, तो एडजस्टमेंट भी आप इमीडिएटली कर सकते हैं। तो वो प्लान मेंटेनेंस के अंडर आ सकते हैं। तो उसमें कुछ बजटरी कंट्रोल यहाँ पर इंप्रूव हो सकते हैं, कुछ स्टॉक्स इंप्रूव हो सकते हैं, स्पेयर कंट्रोल्स यहाँ पे इंप्रूव हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी प्रॉब्लम होता है कि अगर आपने प्लानिंग नहीं किया, प्लान मेंटेनेंस नहीं किया, तो
ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में पता चलता है कि आपके पास ये पर्टिकुलर स्पेयर या टूल या इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम परचेस करना और उसके बाद में फिर इतना जो टाइम जाने वाला है, प्रोडक्शन का टाइम जाने वाला है, तो वो मेजर लॉस हो सकता है। तो इसीलिए प्लान मेंटेनेंस में ये बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। तो जो भी रियलिस्टिक फोरकास्टिंग होगी या प्रिडिक्शन होगा वो आपको यहाँ पे पता चलेगी, और ओवरऑल जो भी रिकरिंग जॉब्स के जो फ्रीक्वेंसी होते हैं उसका भी आप यहाँ पे अटेंशन ले सकते हैं, और टाइम यहाँ पर आप रिड्यूस कर सकते हैं। ये अलग अलग जो बेनिफिट्स हैं प्लान मेंटेनेंस के। तो ये सभी जगह हमने बहुत सारी जगह ये ट्रायंगल हमने देखा है कि आपको अगर कंट्रोल करना है तो हायरार्की आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, या फिर जो इंजीनियरिंग कंट्रोल है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, अगर ये नहीं हो पाता है तो फिर आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं। तो मेंटेनेंस की बात में अगर देखेंगे तो कहीं जगह आपको अगर कुछ पार्ट्स या कंपोनेंट्स रिप्लेस करने की जरूरत है तो वो आपको यहाँ पर करनी चाहिए। अगर आपको कहीं लगता है कि यहाँ पे प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो रेट, लेवल ऐसे कुछ पैरामीटर आपको कंट्रोल करने हैं और इंजीनियरिंग कंट्रोल थ्रू आप ये कर सकते हैं, तो वो आपको पहले चेक करने चाहिए। अगर इनकेस आपको मैन पावर का यूटिलाइजेशन करके वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से अगर कुछ बातें हो सकती है तो वो देखनी चाहिए। अगर ये नहीं हो पाता है तो फिर आप पीपीईज यूज कर सकते हैं। तो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू में भी अगर सेफ्टी और हेल्थ की कंडीशंस आपको मेंटेन करनी है तो वहां पर भी ये हायरार्की एप्लीकेबल है। तो कुछ यहाँ पर जो अलग अलग बेनिफिट्स यहाँ पर मिल सकते हैं प्रिवेंटिव या प्लान मेंटेनेंस के, जैसे कि वर्क एरियाज या एसएल्स, वॉकवेज, स्टेयरवेज जो इक्विपमेंट्स है ये यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमने क्लीनिंग की वहां पे बात की, रेगुलर इंस्पेक्शन की बात की, सुपरविजन की भी बात की। अलग अलग जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या फिर मटेरियल के इश्यूज हो सकते हैं वो भी यहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं, या फिर जो अलग अलग जो कंबस्टिबल ट्रैश या वेस्ट हो सकती है जैसे कि पेपर है, वुड है, कार्डबोर्ड है, ये भी यहाँ से हट जाएंगे। तो यानी कि फायर हजार्ड जो है वो आप यहाँ पे मिनिमाइज कर रहे हैं। उसके अलावा जो फ्लेमेबल या कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है वो भी आपको यहाँ पर मिनिमम स्टोरेज जो रिक्वायरमेंट है उतना ही आपको यहाँ पर रखना है। उसके अलावा जो अभी हम मेंटेनेंस में ग्रीस यूज कर रहे हैं, ऑयल यूज कर रहे हैं या वाटर यूज कर रहे हैं, तो ये आपको जब भी आप अप्लाई करेंगे उसके बाद में शायद वहां पे स्पिलेज के चांसेस होते हैं, तो आपको रेगुलरली क्लीन अप करना भी जरूरी होता है। तो ये अलग अलग बातें जो है ये ओवरऑल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या प्लांट मेंटेनेंस में दी गई है, जिसकी वजह से आपकी जो सेफ्टी और हेल्थ का एनवायरमेंट है वो आपके फैक्ट्री में यहाँ पर मेंटेन हो सकता है। तो ये अलग अलग रोल है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का। धन्यवाद।